इंडियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऐसे ही अमेरिका से अमेरिकन हो गया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन हो गया, अफ्रीका से अफ्रीकन हो गया, स्विट्जरलैंड से स्विस हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं, कनाडा से कैनेडियन हो गया, है ना, उसके बाद और भी बहुत सारे जो भी कंट्रीज के नेम है, हर कंट्री के नाम में उनसे हम अपना एडजेक्टिव बनाते हैं दोस्तों। सो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो प्रॉपर नाउन से ही बनता है, और प्रॉपर नाउन में केवल देश वाले नाम की बात करिएगा, इंसान के नाम पे मत जाइएगा। जैसे मेरा नाम है संदीप, तो ये नहीं कि आप संदीप से संदीपन कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इंसान के नाम का कोई भी एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता है, जो कंट्री के नाम होते हैं, कंट्री के नेम होते हैं, हम केवल उन्हीं के नेम का हम बना सकते हैं दोस्तों हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हमारे कौन कौन से आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दूसरा वाला लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रोनाउन में भी इनके बारे में बताया था। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हैं आपके 4 वर्ड, एक है आपका दिस और दूसरा होता है दैट। ये दोनों आपके सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे अपने बाद और सिंगुलर वर्ब भी लेंगे दोस्तों। और दूसरा इनके एग्जांपल्स पहले देख लीजिए। जैसे ये सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेंगे, मतलब सिंपल भाषा में जैसे आपने कहा दिस बॉय इज स्मार्ट, ये लड़का स्मार्ट है, तो हमने यहाँ पे दिस के बाद सिंगुलर नाउन लिखा और सिंगुलर ही वर्ब लिखा। सेम चीज आप दैट के केस में भी कर सकते हैं, दैट बॉय इज आल्सो स्मार्ट, वो लड़का भी स्मार्ट है, तो इस सेंटेंस में भी हमने दैट के साथ भी सेम गेम अप्लाई किया। सो पहला पॉइंट आता है कि आपको दिस दैट का यूज करना है, तो आप इस तरीके से सिंगुलर सिंगुलर करेंगे। इन्हीं का प्लूरल रूप आता है, दिस का होता है प्यारे बच्चे दीज, और दैट का होता है प्लूरल दोज। ये दोनों हमारे प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल नाउन आते हैं और प्लूरल वर्ब आते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे प्लूरल हो जाते हैं। अगर मैं यहीं पर बॉय को ही इनके साथ लिखूं, तो मैं दीज हो या दोज हो, इन दोनों के साथ बॉय लिखकर मैं बॉयज लिखूंगा और आर लिखकर स्मार्ट लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये बेसिक फंडा जिसकी डिटेलिंग हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोनाउन चैप्टर में बहुत अच्छे से कर रखी है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा दीज और दोज प्लूरल प्लूरल लेगा और दिस दैट हमेशा सिंगुलर सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। तो ये हमारा था अगला प्रोनाउन, कौन? अगला एडजेक्टिव दैट वाज डेमोन्स्ट्रेटिव। तीसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्यारे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तीसरा हेडिंग डाल लीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल भाषा में आप अगर समझें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आपके आते हैं ईदर, नीदर, फिर है आपका ईच, एवरी, है ना, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनका यूज क्या है? हमेशा ध्यान रखें, आपको ये दोनों हमेशा दो के लिए आते हैं, लेकिन जब इनके जस्ट बाद में आप नाउन लिखेंगे तो दो में से कोई एक है और यहां पे दो में से कोई भी नहीं। अर्थात एक तरीके से हम देखें तो इन दोनों के बाद हमेशा ही सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लिखा जाएगा दोस्तों। ईदर, नीदर जिस सेंस में आप यूज करते थे नाउन चैप्टर में बहुत अच्छे से कर रखी है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा दीज और दोज प्लूरल प्लूरल लेगा और दिस दैट हमेशा सिंगुलर सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। तो ये हमारा था अगला प्रोनाउन, कौन? अगला एडजेक्टिव दैट वाज डेमोन्स्ट्रेटिव। तीसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्यारे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तीसरा हेडिंग डाल लीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल भाषा में आप अगर समझें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आपके आते हैं ईदर, नीदर, फिर है आपका ईच, एवरी, है ना, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनका यूज क्या है? हमेशा ध्यान रखें, आपको ये दोनों हमेशा दो के लिए आते हैं, लेकिन जब इनके जस्ट बाद में आप नाउन लिखेंगे तो दो में से कोई एक है और यहां पे दो में से कोई भी नहीं। अर्थात एक तरीके से हम देखें तो इन दोनों के बाद हमेशा ही सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लिखा जाएगा दोस्तों। ईदर, नीदर जिस सेंस में आप यूज करते थे इनका, क्या जिन सेंस में आप इनका यूज करते थे प्रोनाउन में, बिल्कुल वही सेंस में हमारा एडजेक्टिव में भी यूज होता है। बस अंतर यह है कि यहां पर इनके डायरेक्ट बाद में एक नाउन होता है और जब ये खुद प्रोनाउन होते हैं तो उसके बाद में ऑफ लगा के कुछ होता है, जैसे ईदर ऑफ यू, लेकिन यहां पर ईदर प्लस कोई ना कोई एक नाउन होगा, ईदर बॉय, ईदर गर्ल, ईदर टीचर, कुछ भी इस तरीके से लिखा होगा, या नीदर बॉय, नीदर गर्ल, नीदर टीचर ऐसे लिखा होगा और आपकी वर्ब यहां पर सिंगुलर उसके साथ होगी, ठीक। ये पॉइंट बड़ी बारीकी से समझ के चलिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ईच और एवरी की डिटेलिंग करके बताता हूं। देखो पहली बात तो ये है कि अगर आपने ईच प्लस नाउन या एवरी प्लस नाउन लिखा तो हमेशा वो दोनों नाउन आपके सिंगुलर ही होंगे, यहां पर भी और यहां पर भी, और नाउन के सिंगुलर होने से वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। दोनों ही सिंगुलर होंगे दोस्तों, ये दोनों ही सिंगुलर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा ईच बॉय इज स्मार्ट, एक प्रत्येक लड़का स्मार्ट है, और आप एवरी बॉय इज स्मार्ट भी कह सकते हैं। तो आपके यहां पर फिर दोनों में डिफरेंस क्या? कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किन चीजों में है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले तो ये समझ लीजिए कि हमने डायरेक्ट बाद में दोनों के सिंगुलर नाउन लिखा है और एक सिंगुलर वर्ब लिखी है। अच्छा, हमारा ईच जो है वो कई तरीके से यूज होता है। जैसे मैंने अभी लिखा ईच बॉय, ठीक है, हमारा ये ऐसे भी हो सकता है ईच बॉय, हमने लिखा ईच बॉय इज स्मार्ट, समझते चलिएगा। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा मैंने? ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, आपने ईच लिखा, बॉय एंड गर्ल लिखा। अब आपके दिमाग में आएगा कि प्लूरल हो गया, अब तो दो हो गया, लेकिन ईच के होने की वजह से आपकी वर्ब अभी भी सिंगुलर होगी दोस्तों, आप अभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते। यहां तक कि अगर आप ऐसे भी लिखते हैं
ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो आपको लग रहा होगा अब तो सर अब तो पक्का प्लूरल होगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग ईच दे दिया, ईच बॉय फिर एंड फिर ईच गर्ल, दोनों को अलग अलग ईच दे दिया, अब तो पक्का ही हो जाएगा। ऐसा अभी भी नहीं है, अभी भी ये सिंगुलर ही होगा। मतलब जब तक ईच नाउन से पहले लिखा गया है आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, आपका नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, सब कुछ हमेशा सिंगुलर होगा। अगर ईच का इस्तेमाल नाउन से पहले हो रहा है, चाहे एक नाउन हो, चाहे दो नाउन हो, चाहे दोनों नाउन के अलग अलग ईच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंडीशन में ये प्लूरल हो सकता है, और वो कंडीशन कब होता है दोस्तों, जब आप नाउन से पहले लिखने की बजाय किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में लिख दें। तब हम हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखते हैं। जैसे हम वी ईच लिखते हैं, हम बॉयज ईच लिखते हैं, बॉयज ईच लिखते हैं, दे ईच लिखते हैं। मतलब अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन, बॉयज किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखोगे तो वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, और ऐसी कंडीशन में आपकी वो भी प्लूरल आएगी। समझ में आ रहा है? आर स्मार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये गेम थोड़ा फर्क समझ लीजिए। इस ईच लिखते हैं, हम बॉयज ईच लिखते हैं, प्लूरल हो सकता है, और वो कंडीशन कब होता है दोस्तों, जब आप नाउन से पहले लिखने की बजाय किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में लिख दें। तब हम हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखते हैं। जैसे हम वी ईच लिखते हैं, हम बॉयज ईच लिखते हैं, बॉयज ईच लिखते हैं, दे ईच लिखते हैं। मतलब अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन, बॉयज किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखोगे तो वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, और ऐसी कंडीशन में आपकी वो भी प्लूरल आएगी। समझ में आ रहा है? आर स्मार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये गेम थोड़ा फर्क समझ लीजिए। इसमें नाउन से पहले ईच है और इसमें नाउन के बाद ईच है, प्रोनाउन के बाद ईच है। जब बाद में होगा तो दोनों नाउन प्रोनाउन प्लूरल ही रखना, और जब पहले होगा तो सारे नाउन प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर ही रखना। गॉट इट? ये फर्क ईच को याद रखिए। अब बारी आती है कि सर एवरी का भी प्लूरल हो सकता है क्या? आपने कहा EVERY। एक और तरीके से लिख सकते हैं हम ईच एंड एवरी, ऐसे भी लिखा जाता है। अभी भी आप नाउन के पहले ही लिख रहे हैं तो सब कुछ सिंगुलर ही होगा। ठीक है, इस केस में भी। अब सवाल ये है कि सर क्या एवरी का भी प्लूरल हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो मेरे बच्चे, एवरी का केस क्या कहता है? एवरी का केस क्या कहता है? एवरी और ईच हिंदी मीनिंग दोनों की होती है, प्रत्येक। ठीक है ना, ये हिंदी मीनिंग इसकी भी है और ये हिंदी मीनिंग इसकी भी है। ये प्लूरल, जैसे एवरी शब्द आप नाउन के पहले लिख रहे हो तो हमेशा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नाउन कितने हैं वो संख्या भी अगर आप लिखना चाहें, वो संख्या भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बस वो संख्या 1 और 2 को छोड़कर कोई भी हो सकती है। हम चलो 5 ले लेते हैं, तो एवरी 5 लिखकर अगर आप बॉय लिखते हैं तो बेटा 5 होने की वजह से ये बॉयज हो जाएगा, और अब आपकी वो प्लूरल हो जाएगी। ये वाला कंस्ट्रक्शन केवल एवरी के साथ है, कभी भूल कर भी ये कंस्ट्रक्शन ईच के साथ मत करिएगा। समझ लीजिए, एवरी प्लस नाउन सिंगुलर सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर आपने वो नाउन को बता दिया कितना नाउन है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, कितना है, हमने 5 लिख दिया, तो एवरी 5 बॉयज, एवरी बॉय, एवरी 5 बॉयज आर स्मार्ट, एवरी बॉय इज स्मार्ट। ये फर्क ध्यान रखें दोस्तों। इस तरीके से हमारा एवरी प्लूरल होता है, और बैक साइड में हमने ईच प्लूरल होने का तरीका भी बता दिया। गॉट इट? चलो यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, बैक साइड आते हैं दोस्तों। सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्लीट हुआ। पजेसिव एडजेक्टिव हमने प्रोनाउन में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो यहां नहीं पढ़ाऊंगा। पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे आपके माय हो गया, आर हो गया, ईच प्लूरल होने का तरीका भी बता दिया। गॉट इट? चलो यहां तक ठीक है ना, ये हिंदी मीनिंग इसकी भी है और ये हिंदी मीनिंग इसकी भी है। ये प्लूरल, जैसे एवरी शब्द आप नाउन के पहले लिख रहे हो तो हमेशा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नाउन कितने हैं वो संख्या भी अगर आप लिखना चाहें, वो संख्या भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बस वो संख्या 1 और 2 को छोड़कर कोई भी हो सकती है। हम चलो 5 ले लेते हैं, तो एवरी 5 लिखकर अगर आप बॉय लिखते हैं तो बेटा 5 होने की वजह से ये बॉयज हो जाएगा, और अब आपकी वो प्लूरल हो जाएगी। ये वाला कंस्ट्रक्शन केवल एवरी के साथ है, कभी भूल कर भी ये कंस्ट्रक्शन ईच के साथ मत करिएगा। समझ लीजिए, एवरी प्लस नाउन सिंगुलर सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर आपने वो नाउन को बता दिया कितना नाउन है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, कितना है, हमने 5 लिख दिया, तो एवरी 5 बॉयज, एवरी बॉय, एवरी 5 बॉयज आर स्मार्ट, एवरी बॉय इज स्मार्ट। ये फर्क ध्यान रखें दोस्तों। इस तरीके से हमारा एवरी प्लूरल होता है, और बैक साइड में हमने ईच प्लूरल होने का तरीका भी बता दिया। गॉट इट? चलो यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, बैक साइड आते हैं दोस्तों। सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्लीट हुआ। पजेसिव एडजेक्टिव हमने प्रोनाउन में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो यहां नहीं पढ़ाऊंगा। पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे आपके माय हो गया, आर हो गया, योर है, हिज है, एटसेट्रा। ना कीजिए, इतना भी ज्यादा शून्य मत हो जाइए कि आप अपना नुकसान कर बैठें। 5 साल भी लग जाए तब भी ना सीख पाओगे जी, इतना भी पागल मत बनिए। मैंने वहां पे लिखा है कि एवरी बॉय, इसका मतलब एवरी बॉय ही होता है, और एवरी 5 बॉयज, इसका मतलब जब कोई संख्या 2 से बड़ी संख्या एवरी के बाद लिखी जाएगी, या नाउन के ही पहले माय आता है, इसका मतलब नाउन के ही पहले आता है। अब आप पूछें कि क्या माय किसी प्रोनाउन के पहले आ सकता है, किसी कंजंक्शन के पहले आ सकता है, किसी एडवर्ब के पहले आ सकता है, तो ये सरासर बेवकूफों वाला सवाल होता है। क्लियर हुआ? रहा हूं अपनी गांव टाइप की भाषा में कि आपको समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टीचर्स अंग्रेजी आपको नहीं सिखा पाएंगे, यहां नहीं सीख पाए तो कहीं नहीं सीख पाओगे, ये भी जान लीजिएगा। तो मेरे बच्चे, इसलिए बड़े ध्यान से एक एक शब्द को बड़ी हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वो क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, वो कैसी भी क्वालिटी हो सकती है। कोई भी एडजेक्टिव जब किसी की क्वालिटी बताए तो हम उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपने कहा रोहन एक अच्छा लड़का है,
ये गुड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ, वो बुरा लड़का है, ये बैड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ, वो सुंदर है, ब्यूटीफुल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, वो अगली है, गंदी शक्ल का है, अगली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। भी नाउन के बारे में क्वांटिटेटिव, अगला है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिए बच्चे। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव जो है वो क्वांटिटी से बना है, और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा बताई जाती है अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन की। तो हमेशा एक बात याद रखें कि जितने भी आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटी बताते हैं, जो मात्रा बताते हैं, मात्रा ही तो है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया थोड़ा चीनी दीजिएगा ना, तो आप चीनी को क्या गिन के दोगे मुझे? नहीं, आप मात्रा में दोगे। भैया 1 चम्मच 2 चम्मच, तो चम्मच गिन रहे हो, लेकिन चीनी मात्रा में, इतना 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 कितना, मात्रा ही हुआ ना। मैं कहूंगा भैया थोड़ा तेल डाल दीजिए इसमें, तो तेल आप मात्रा में दोगे। दाल में नमक कम है, तो दाल में नमक की मात्रा चाहिए आपको। यानी कोई भी चीज की मात्रा, मात्रा उसी की बताएंगे जो नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा। तो सारे के सारे क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। इस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, जैसे मच हो गया, लिटिल हो गया, आ लिटिल, दा लिटिल भी है, हम आगे इनके डिफरेंस सिखाएंगे आपको। एनफ हो गया, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव और न्यूमरल दोनों ही होते हैं, जैसे सम है, ये यहां भी है और आगे वाले में भी रहेगा, दोनों में डिफरेंस समझा दूंगा। तो ये हमारे शब्द हैं जो हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, और ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं, और इनके लगने से वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है दोस्तों। अब बारी आती है इनके यूजेस को, तो अभी मैं आपको इन सबके अलग अलग यूजेस बताऊंगा, बस ये टाइप खत्म हो जाए फिर सबके यूजेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक और बचा आपका न्यूमरल। न्यूमरल शब्द से, न्यूमरल ये शब्द से ही साफ साफ समझ में आ रहा है, ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर बताते हैं, नंबर अर्थात संख्या, और संख्या बताई जाती है केवल काउंटेबल नाउन की। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स में हम केवल न्यूमरल एडजेक्टिव्स को काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल के लिए तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर बता रहा है, और नंबर बताने वाले एडजेक्टिव्स न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। ये जनरली पता है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स ये जनरली 2 प्रकार के होंगे। एक होगा डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जिनसे डेफिनिट नंबर का पता चलेगा, और दूसरा होगा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में इनडेफिनिट का पता चलेगा। डेफिनिट में जैसे आप कह सकते हो, जैसे आपने कोई भी गिनती ले लीजिए, आपने कहा 1 2 3 4 5, ये सब हमारे डेफिनिट का पहला है। दूसरा आपने कहा जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये भी तो है ना। आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एटसेट्रा। एक तरीके से आप देखो, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब है ऐसे नंबर जिनसे कितना काउंटेबल नाउन है एग्जैक्टली पता चले। जैसे अगर आपने कहा 1 बॉय, तो बॉय 1 है, 10 बॉयज तो बॉयज 10 है, 20 बॉयज तो 20 है, 30 बॉयज तो 30 है, 50 बॉयज तो 50 है। इसका मतलब यहां पे एग्जैक्ट नंबर बताए। सिंगल बोले तो 1, डबल बोले तो 2, ट्रिपल बोले तो 3, तो यहां पे भी फिक्स है। फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ, फिफ्थ है तो फिफ्थ। यानी ये तीनों टाइप जो है ये हमारे एडजेक्टिव्स डेफिनिट हैं, क्योंकि हमें इनसे एग्जैक्टली पता चल जा रहा है कि हाँ हमारा जो नाउन है वो कितना है संख्या में। इनडेफिनिट वाले में नहीं पता चलता। इनडेफिनिट में जैसे आपने कहा मेनी, कई लड़के वहां पे थे, तो मेनी मतलब कितने, क्या आप संख्या बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे। आपने कहा फ्यू, कुछ लड़के वहां पे थे, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। आपने कहा सेवरल, आपने कहा अ नंबर ऑफ, बहुत सारी चीज बनेंगे, है ना। सेवरल है, नंबर ऑफ है, सम यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं पता, यानी इन शब्दों से हमें कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि आखिर वो कितना है संख्या में, लेकिन है ढेर सारी, है ना। हैं यहां तक स्पेशल केसेस। टाइप्स कंप्लीट करने के बाद आता है स्पेशल केसेस। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में स्पेशल केसेस से बहुत प्रश्न पूछता है, एग्जाम में डिग्री से भी बहुत सारे प्रश्न पूछता है। तो अब और अगली क्लास ये दोनों ध्यान से सुनिएगा। मानसी बता रहे सर्टेन इसमें आएगा, इसीलिए वहां पे मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बता दिया कि हमारे वो कौन से नाउन होते हैं, यहां पे सब एक्सप्लेन करूंगा। हर सवाल का जवाब बिना पूछे मिलेगा, बस ध्यान से सुनते चलिए। सो बोथ का मतलब होता है मेरे बच्चे दोनों, अर्थात हमेशा ये शब्द केवल दो के लिए यूज किया जाएगा। जैसे आपने लिखा बोथ रोहन एंड सोहन, तो यहां पर बोथ आपका एक कंजंक्शन बन गया, बोथ रोहन एंड सोहन इस तरीके से लिखने पर। लेकिन अगर आपने कहा बोथ द बॉयज, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका ये नाउन है, हम इसको बोथ बॉयज भी लिख सकते हैं, दोनों सही है बच्चे, मतलब आर्टिकल के साथ भी हो सकता है और बिना आर्टिकल के भी हो सकता है। इन तीनों ही कंडीशन में आपकी वर्ब प्लूरल ही आएगी, कोई भी टेंस की हो सकती है लेकिन वर्ब प्लूरल ही आएगी, ठीक। यानी बोथ जब भी आता है आपका प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल नाउन लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। अगर आपने एंड से जोड़ा तो दो अलग अलग नाउन आप जोड़ सकते हो, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। बोथ हमेशा वर्ब को प्लूरल ही लेगा, हमेशा इस ध्यान रखें। दो नाउन्स को जोड़ना होगा तो बोथ के साथ आप एंड लगा सकते हैं, बोथ रोहन एंड सोहन, बोथ नेहा एंड प्रिया, बोथ पंकज एंड आदित्य, इस तरीके से कर सकते हैं। एंड की जगह कुछ और नहीं हो सकता, बोथ के साथ बोथ एंड ही होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि बोथ वाली क्लॉज कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होती। यानी बोथ वाली क्लॉज कभी नेगेटिव नहीं होती, मतलब हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते बोथ द बॉयज आर थीफ या थीफ्स लिख लीजिए, दोनों लड़के चोर हैं, ये सही है। लेकिन अगर आपने कहा बोथ द बॉयज आर नॉट थीफ्स, तो ये नॉट गलत है, यानी हम कोई भी नेगेटिव शब्द यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखें। ये तो हो गया हमारा, ध्यान से देखें तो इन दोनों में नाउन के पहले होने से एडजेक्टिव्स हैं,
यहां पर कंजंक्शन एंड की मदद से बोथ आया तो ये बोथ एंड आपका कंजंक्शन है। और जब आप लिखते हो बोथ ऑफ यू तो बेटा ऑफ के पहले आने से ये तुम्हारा बोथ प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन, कंजंक्शन और एडजेक्टिव, ये तीनों प्रकार से बोथ काम करता है। तीनों में ही हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ये ध्यान रखें। तीनों में ही कभी नेगेटिव क्लॉज इसके साथ नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान। तो बेटा ये हमेशा ध्यान रखें। ये तो हो गया हमारा, ध्यान से देखें तो इन दोनों में नाउन के पहले होने से एडजेक्टिव्स हैं। यहां पर कंजंक्शन एंड की मदद से बोथ आया तो ये बोथ एंड आपका कंजंक्शन है। और जब आप लिखते हो बोथ ऑफ यू तो बेटा ऑफ के पहले आने से ये तुम्हारा बोथ प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन, कंजंक्शन और एडजेक्टिव, ये तीनों प्रकार से बोथ काम करता है। तीनों में ही हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ये ध्यान रखें। तीनों में ही कभी नेगेटिव क्लॉज इसके साथ नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखें। बोथ का मतलब दोनों, तो दो ही होगा। ठीक, समझ में आया? चलो आ जाओ। दूसरा पॉइंट है एनफ। एनफ का हिंदी मतलब होता है पर्याप्त। कहते हैं अरे इतना तो मेरे लिए एनफ है यार, बस थोड़ा सा दे दो और बस, और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स एनफ फॉर मी। एनफ 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 का मतलब है पर्याप्त। कोई भी चीज पर्याप्त है, काफी है, जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो गया, हम उसके लिए एनफ यूज करते हैं। एनफ का मतलब हो गया बच्चे पर्याप्त 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 पर्याप्त। ठीक है, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। रमेश भाई नेगेटिव वर्ड इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि नेगेटिव सेंस में नीदर नॉर सिट है। नीदर जब नेगेटिव बनाना होता है तो नीदर नॉर हम लगाते हैं, इसीलिए बोथ हैंड को नेगेटिव नहीं बनाते। भाई ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है नेगेटिव वर्ड, तो हमने नेगेटिव कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आपको दे दो और बस, बोथ ऑफ यू तो बेटा ऑफ के पहले आने से ये तुम्हारा बोथ प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन, कंजंक्शन और एडजेक्टिव ही आनी चाहिए। पॉइंट है एनफ। एनफ का हिंदी मतलब होता है पर्याप्त। कहते हैं अरे इतना तो मेरे लिए एनफ है यार, बस थोड़ा सा दे दो और बस, और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स एनफ फॉर मी। एनफ 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 का मतलब है पर्याप्त। कोई भी चीज पर्याप्त है, काफी है, जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो गया, हम उसके लिए एनफ यूज करते हैं। एनफ का मतलब हो गया बच्चे पर्याप्त 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 पर्याप्त। ठीक है, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। रमेश भाई नेगेटिव वर्ड इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि नेगेटिव सेंस में नीदर नॉर सिट है। नीदर जब नेगेटिव बनाना होता है तो नीदर नॉर हम लगाते हैं, इसीलिए बोथ हैंड को नेगेटिव नहीं बनाते। भाई ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है नेगेटिव वर्ड, तो हमने नेगेटिव कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आपको शादी में जाना है, ठीक है, आपके पास एक व्हाइट शर्ट है और आपके पास एक ब्लैक शर्ट है। ठीक है, लोकल आपने खरीदा है, नॉन ब्रांडेड कपड़े आपने लिए, 200 रुपए वाली शर्ट लिए फॉर एग्जांपल। अब आपने शादी में जाना है, आपने ब्लैक कलर का ब्लेजर खरीद लिया और आप चाह रहे हैं कि उस ब्लैक कलर के ब्लेजर के साथ व्हाइट कलर की शर्ट पहनी जाए। तो आप मुझे बताइए, आपको ब्लैक कलर के ब्लेजर के साथ व्हाइट कलर की शर्ट पहननी है तो आप व्हाइट कलर वाली शर्ट पहनेंगे या ब्लैक कलर वाली शर्ट को धुल धुल कर ऐसा लोकल निरमा खरीद के, लोकल वॉशिंग पाउडर खरीद के, पत्थर से रगड़ के धुल कर ब्लैक वाली शर्ट को व्हाइट करेंगे? क्या करेंगे आप? अपने ब्लैक ब्लेजर के साथ व्हाइट शर्ट पहननी है तो जो व्हाइट रखी है वही पहनेंगे या ब्लैक वाली को व्हाइट करके पहनेंगे? क्या करेंगे आप बताइए ना? आप व्हाइट शर्ट पहनेंगे ना, मतलब जब व्हाइट की जरूरत है तो व्हाइट पहनिए, जब ब्लैक की जरूरत है ब्लैक पहनिए। ब्लैक को घिस के व्हाइट करने की जरूरत नहीं है, या व्हाइट में काली स्याही डाल के उसको ब्लैक बनाने की जरूरत। पॉजिटिव है, आप उसको घिस कर आप नेगेटिव बना रहे हैं, में डाल के परेशान करना जब नीदर नॉर ऑलरेडी बैठा हुआ है। करेक्ट? मेरे पास काफी समय है, मेरे पास काफी समय है, काफी समय यानी पर्याप्त समय, तो समय अर्थात टाइम हो गया। ठीक है, लेकिन आपने कहा अरे बाप रे वो काफी इंटेलिजेंट है, वो काफी इंटेलिजेंट है, वो काफी इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट काफी है। अब इंटेलिजेंट देखो, टाइम तो नाउन है लेकिन इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, अर्थात काफी इंटेलिजेंट और काफी समय। काफी शब्द यानी एनफ शब्द कभी नाउन के लिए आ रहे तो कभी एडजेक्टिव के लिए आ रहे। जब नाउन के लिए एनफ है तो ऑब्वियसली नाउन के लिए जब आएगा तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन जब एडजेक्टिव के लिए आएगा तो खुद एडवर्ब होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनफ वर्ड दो तरीके से काम करता है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। काफी सुंदर है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी लंबे हो यार तुम, तुम्हारे जैसी हाइट के लिए तो लोग तरसते हैं, तुम तो काफी लंबे हो भाई, तुम यार काफी छोटे हो, तुम्हारे बस का नहीं, तुम रहने दो, तुम तो पंखे का बटन भी ना दबा पाओ, तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है, तुम काफी छोटे हो। यानी काफी शब्द कई चीजों के लिए आ रहा है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जब एनफ एडजेक्टिव है तो नाउन के लिए होगा, जब एनफ एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के लिए होगा। मजेदार बात यह है कि जब एनफ एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले लगेगा, नाउन से पहले, ठीक है, और जब ये किसी एडजेक्टिव के लिए आएगा, खुद एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव के बाद लगेगा। बस ये फर्क याद रखना, नाउन के पहले और एडजेक्टिव के बाद। अर्थात आपका टाइम के लिए लगाओगे तो आप लिखोगे एनफ टाइम, मेरे पास एनफ टाइम है, मेरे पास एनफ मनी है, पर्याप्त पैसा है, जहां मर्जी खर्च करेंगे। हाँ, मेरे पास एनफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, यानी हम इन नाउन के पहले लिख रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी एडजेक्टिव के लिए लिखा आपने तो आप लिखोगे टॉल एनफ, स्मार्ट एनफ, है ना, ऑनेस्ट एनफ, कि वो दरोगा भाई पैसे नहीं ले रहा, काफी ईमानदार है, ऑनेस्ट एनफ, ब्यूटीफुल एनफ। एडजेक्टिव के लिए आएगा तो खुद एडवर्ब होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनफ वर्ड दो तरीके से काम करता है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। काफी सुंदर है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी लंबे हो यार तुम, तुम्हारे जैसी हाइट के लिए तो लोग तरसते हैं, तुम तो काफी लंबे हो भाई,
तुम यार काफी छोटे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम रहने दो, तुम तो पंखे का बटन भी ना दबा पाओ, तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है, तुम काफी छोटे हो। यानी काफी शब्द कई चीजों के लिए आ रहा है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जब एनफ एडजेक्टिव है तो नाउन के लिए होगा, जब एनफ एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के लिए होगा। मजेदार बात यह है कि जब एनफ एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले लगेगा, नाउन से पहले, ठीक है। और जब ये किसी एडजेक्टिव के लिए आएगा, खुद एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव के बाद लगेगा। बस ये फर्क याद रखना, नाउन के पहले और एडजेक्टिव के बाद। अर्थात आपका टाइम के लिए लगाओगे तो आप लिखोगे एनफ टाइम, मेरे पास एनफ टाइम है, मेरे पास एनफ मनी है, पर्याप्त पैसा है, जहां मर्जी खर्च करेंगे। हाँ, मेरे पास एनफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। यानी हम इन नाउन के पहले लिख रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी एडजेक्टिव के लिए लिखा आपने तो आप लिखोगे टॉल एनफ, स्मार्ट एनफ, है ना, ऑनेस्ट एनफ, कि वो दरोगा भाई पैसे नहीं ले रहा, काफी ईमानदार है, ऑनेस्ट एनफ, ब्यूटीफुल एनफ, ब्यूटीफुल एनफ। आपके एग्जाम में एरर क्या आएगी? एनफ ब्यूटीफुल करेगा, आप तुरंत ठीक कर देना, ठीक है। एनफ ब्यूटीफुल किया, गलत है, ब्यूटीफुल एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही लिखा जाएगा, एनफ। ठीक, याद रखिए इसको। अगला पॉइंट आता है एल्डर ओल्डर। देखो, इन दोनों का हिंदी मतलब होता है बड़े होना, उम्र में बड़े होना। दोनों की मीनिंग तो सेम है, डिफरेंस है यूज में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इनके यूजेस की बात बताऊं तो हम एल्डर का यूज करते हैं एल्डर, ELDER। एल्डर का यूज होता है फैमिली में कोई बड़ा हो, फैमिली मेंबर में कोई बड़ा हो तो एल्डर लगा दो। और ओल्डर का यूज होता है नॉन फैमिली, मतलब परिवार के बाहर। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, उनमें अगर कोई बड़ा है, पड़ोस से कोई आ गया, भैया तुमसे बड़े हैं, कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, इसका मतलब वो उससे बड़ा है, पड़ोस का है ना, तो वो उससे क्या होगा? ओल्डर होगा। परिवार में कोई बड़ा है तो वो आपका एल्डर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा ही इज माई एल्डर ब्रदर, एग्जाम में एरर बन के आएगा ही इज माई ओल्डर ब्रदर। ब्रदर लिख दिया तो ओल्डर हो ही नहीं सकता, ब्रदर लिख दिया तो एल्डर ही डालना पड़ेगा। ओल्डर तो तब होगा जब ब्रदर नहीं होगा, फ्रेंड लिखा होगा, ही इज माई ओल्डर फ्रेंड, तो ओल्डर फ्रेंड होगा और एल्डर ब्रदर होगा। दोस्तों, पहला पॉइंट याद रखें, फैमिली मेंबर में कोई बड़ा है तो वो एल्डर है, नॉन फैमिली में कोई बड़ा है तो वो ओल्डर है। इन्हीं से दो शब्द और बनते हैं, ELDERST, ELDEST, एल्डेस्ट, और एक होता है ओल्डेस्ट। एल्डेस्ट ओल्डेस्ट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपको अभी मैं कल पढ़ाऊंगा डिग्री, उसमें एक पॉइंट होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि हमारा ये EST जुड़ा होता है लास्ट में, जो कि दो से ज्यादा के लिए है। एल्डर और ओल्डर ये केवल दो के लिए होंगे, दो लोग हैं, दो में ये बड़ा है तो एल्डर है या ओल्डर है। लेकिन जब दो से ज्यादा में कोई बड़ा है, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, 10 दोस्त हैं, कुछ भी हो सकता है, दो से ज्यादा, 3 या उससे ऊपर, तो उसके लिए हम या तो एल्डेस्ट लगाते हैं या ओल्डेस्ट। सेम गेम है, एल्डेस्ट वही फैमिली और यहाँ पे नॉन फैमिली, बिल्कुल वही पैटर्न है, ठीक है। आपने कहा ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, वो मेरा सबसे बड़ा भाई है, इसका मतलब वो सबसे बड़ा भाई है, अर्थात भाई कम से कम 3 तो है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम तो नहीं है, क्योंकि 3 से कम होते तो एल्डेस्ट की जगह एल्डर लिखा होता उसने। और अगर दोस्त है तो ही इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ओल्डेस्ट नेबर, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, जो एल्डर होता है, एल्डर के साथ जो एल्डर होता है मेरे बच्चे, ELDER, एल्डर के साथ प्रीपोजिशन टू लगाते हैं कंपैरिजन में, और जो ओल्डर होता है ओल्डर के साथ देन लगाते हैं कंपैरिजन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बड़ा है, और आपने कहा ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, तो हम यहां पे जब ओल्डर FRIEND, जब हम यहां पे ओल्डर लिख रहे हैं तो ओल्डर के साथ देन आता है, और एल्डर लिख रहे हैं तो उसके साथ टू आता है। एग्जाम में इसको भी आगे पीछे करके डिस्टर्ब करके दिया जाएगा। एक बार पूरा फिर से समझे, बैक साइड आते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर फैमिली मेंबर में कितने लोगों को कंसीडर किया जाएगा? कौन कौन परिवार के सदस्य होते? माता पिता, भाई बहन, और अरे भाई, परिवार शब्द का मतलब है, आपने अगर कह दिया ब्रदर, चाहे वो कैसा भी ब्रदर हो, तो वो हमारा फैमिली मेंबर का ही सदस्य होगा, चाहे वो आपके सगे भाई बहन हो, चचेरे भाई बहन हो, ददेरे ममेरे पुपेरे, कोई भी भाई बहन हो, आपने ब्रदर बोल दिया, कजिन बोल दिया, हमारी फैमिली में ही कंसीडर हो जाएगा, ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें, ही इज माय एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर के केस मतलब ब्रदर है तो एल्डर आएगा, और अगर ब्रदर की जगह फ्रेंड है या पड़ोसी है तो ओल्डर आएगा, ओल्डर देन एल्डर टू, बस इतना पॉइंट याद रखें, क्लियर है। और जैसे ही 2 से ज्यादा बढ़े, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट कर लीजिए, दैट्स इट। ये हमारा गेम एल्डर ओल्डर के केस में हो जाता। बच्चे, अगला पॉइंट है फर्दर एंड फार्दर। एग्जाम में फर्दर की जगह पे फार्दर और फार्दर की जगह पे फर्दर डाल के एरर बनाई जाएगी, दोनों में अंतर है। जो फार्दर है वो FAR से बना हुआ है, जो हमेशा दूरी के लिए यूज किया जाएगा, डिस्टेंस, किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। जबकि फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, या यूं कहें हिंदी में अगला, या यूं कहें आगे का, ये हिंदी में कहते हैं। जैसे आपने कहा, अगर तुमको आगे और खबर चाहिए तो पैसे भेजना, अगर और खबर चाहिए या आगे खबर चाहिए तो पैसे भेजना। यानी इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, हम क्या बोलेंगे? इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन,
यू विल हैव टू सेंड मी मनी, यू विल हैव टू सेंड मी मनी, सेंड मी मनी। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पे फर्दर लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में एरर क्या लिखा होगा, इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन। अब फर्दर इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, माई हाउस इज फर्दर फ्रॉम हियर, मेरा घर यहां से दूर है। अब मैं अगर लिखूं माई हाउस इज फर्दर फ्रॉम हियर, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा यार फर्दर फ्रॉम हियर, फर्दर तो अगला होता है, मेरा घर, मैं कहना चाह रहा हूं मेरे घर का यहां से दूरी, जब घर की यहां से दूरी की बात कर रहा हूं तो मुझे वहां पे यूज करना पड़ेगा फर्दर। तो डिस्टेंस के केस में हमेशा फर्दर लगाएं, और फर्दर का मतलब हो गया अगला, है ना, अगली खबर चाहिए तो ये कर लेना, अगला, आगे कुछ और इंक्वायरी लेना है तो इस नंबर पे कॉल कर लें, यू कैन कॉल मी हियर फॉर फर्दर इंक्वायरी। तो फर्दर का मतलब है अगला, और फर्दर का मतलब है डिस्टेंस के लिए दूरी, दूर, उस केस में हम फर्दर लगाते हैं। तो फर्दर और फर्दर के डिफरेंस को याद रखें, एग्जाम की एरर इसकी जगह पे उसको, उसकी जगह पे इसको डाल के बस पूछी जाएगी। 4 शब्द हैं, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। देखो लेटर शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, किसी इंसान को फोन करते हो और उधर का फोन बिजी आ रहा है तो रिप्लाई आता है ना उधर से, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बिजी ऑन अनदर कॉल, प्लीज कॉल लेटर, प्लीज कॉल लेटर, लेटर यानी कि प्लीज कॉल, कृपया बाद में फोन करें, बाद में कुछ समय के, कुछ समय के, यानी ये समय के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेटर शब्द का मतलब है बाद में, कुछ समय बाद, समय के लिए यूज होता है ना, प्लीज कॉल लेटर, है ना। तो आप ध्यान से देखें तो यहां पर लेटर शब्द का मतलब बाद में हो गया, आई विल कॉल यू लेटर, मैं अभी थोड़ा सा ना कुछ लोगों के साथ हूं, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, है ना, यू कुड कॉल मी लेटर, तुमने किया ही नहीं मुझे कॉल, मैं क्या समझू तुम्हारे बारे में, है? तो ये लेटर शब्द मतलब होता है बाद में। दूसरा वाला है लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, LATTER, इसका मतलब होता है बाद वाला, ये बता रहा है पोजीशन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 में से, यानी 3 नहीं होने चाहिए, क्योंकि लेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है ना, LATTER, जैसे ओल्डर, एल्डर, लेटर, है ना। तो गाइस 2 में से बाद वाला, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने एक ये है और एक उसके पीछे है, तो मैं वो पीछे वाले का जो बाद में, पहला वाला नहीं, ये तो फर्स्ट है, वो लेटर है। जो बाद वाला है वो किसी भी चीज की पोजीशन हो सकती है, वो लेटर होता है, LATTER लिखिएगा। जैसे आप कोई मूवी देख रहा है, ठीक है, उस मूवी में आपने देखा कि मूवी के 2 पार्ट्स थे, एक पहला पार्ट था और एक इंटरवल के बाद वाला पार्ट, तो आपने कहा द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेटर पार्ट ऑफ द मूवी का मतलब है मूवी के बाद वाला पार्ट, हुआ ना 2 पार्ट में से बाद वाला पार्ट, ये बाद वाला के सेंस में हम यूज करते हैं लेटर। तीसरा है लेटेस्ट, ये तो आप जानते हो वाला, ये तो फर्स्ट है, तो है में। दूसरा वाला है लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, LATTER, इसका मतलब होता है बाद वाला, ये बता रहा है पोजीशन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 में से, यानी 3 नहीं होने चाहिए, क्योंकि लेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है ना, LATTER, जैसे ओल्डर, एल्डर, लेटर, है ना। तो गाइस 2 में से बाद वाला, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने एक ये है और एक उसके पीछे है, तो मैं वो पीछे वाले का जो बाद में, पहला वाला नहीं, ये तो फर्स्ट है, वो लेटर है। जो बाद वाला है वो किसी भी चीज की पोजीशन हो सकती है, वो लेटर होता है, LATTER लिखिएगा। जैसे आप कोई मूवी देख कर आए, ठीक है, उस मूवी में आपने देखा कि मूवी के 2 पार्ट्स थे, एक पहला पार्ट था और एक इंटरवल के बाद वाला पार्ट, तो आपने कहा द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेटर पार्ट ऑफ द मूवी का मतलब है मूवी के बाद वाला पार्ट, हुआ ना 2 पार्ट में से बाद वाला पार्ट, ये बाद वाला के सेंस में हम यूज करते हैं लेटर। तीसरा है लेटेस्ट, ये तो आप जानते हो, कहते हैं ना लेटेस्ट डिजाइन, मतलब एकदम करंट का, करंट का कोई चीज होता है ना, उसको कहते हैं लेटेस्ट। कहते हैं ना कोई लेटेस्ट डिजाइन हो तो दिखाओ ना यार, इसको तो ये बहुत पुराना हो गया, पिछली बार पहना था, बोलते हैं। तो लेटेस्ट का मतलब है एकदम करंट का कोई हो तो दिखाओ, लेटेस्ट होता है, दैट्स वेरी सिंपल, हर कोई जानता है। और चौथा है लास्ट, इसको भी कौन नहीं जानता, लास्ट का मतलब होता है सबसे अंतिम, कहते हैं ना ये लास्ट आया, यानी सबसे अंतिम आया। तो कोई भी अगर क्लास में लास्ट आया, सबसे अंतिम आया, इसका मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, ये हमेशा लास्ट वाली बेंच पे बैठता है, इसका मतलब कई बेंचेस हैं, सबसे लास्ट वाली में बैठता है। तो अगर 2 में से दूसरा वाला है तो वो लेटर है, और 2 से ज्यादा में सबसे पीछे वाला है, 2 में सबसे पीछे वाला है तो लेटर है, 2 से ज्यादा में सबसे पीछे वाला है तो वो लास्ट है। समझ में आया? 2 में सबसे पीछे वाला तो एक आगे एक पीछे, 2 ही तो है, पीछे वाला लेटर है। और 2 से ज्यादा में सबसे पीछे वाला, 2 से ज्यादा में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 500 हो सकता है, उसमें सबसे पीछे वाला ये लास्ट है। लास्ट शब्द तो सुना ही होगा आपने, है ना, कि वो लास्ट आया, लास्ट स्टूडेंट, लास्ट बॉय, लास्ट रूम, लास्ट स्कूल, लास्ट सेमेस्टर, कुछ भी मतलब होता है हिंदी में थोड़ा, और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगी अगर सब्जेक्ट के साथ है तो। ये है इनमें सिमिलरिटी। अब जानो इनके डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या होता है, मैं इनको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिखा रहा हूं, अभी पढ़ाया था ना लिटिल क्वांटिटेटिव वाले में, क्वांटिटी बताने वाले में, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर मतलब बिल्कुल नहीं है, कोई भी अनकाउंटेबल है ही नहीं, तो इसको वर्ब लेंगी।
है ना, कि वो लास्ट आया, लास्ट स्टूडेंट, लास्ट बॉय, लास्ट रूम, लास्ट स्कूल, लास्ट सेमेस्टर, कुछ भी मल्टीपल एग्जाम्पल्स आते हैं। अगला, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इन तीनों में एक सिमिलरिटी है, LITTLE लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, इन तीनों में एक सिमिलरिटी है। इन तीनों का मतलब होता है हिंदी में थोड़ा, और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगी अगर सब्जेक्ट के साथ है तो। ये है इनमें सिमिलरिटी। अब जानो इनके डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या होता है? मैं इनको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिखा रहा हूं, अभी पढ़ाया था ना लिटिल, क्वांटिटेटिव वाले में, क्वांटिटी बताने वाले में, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर मतलब बिल्कुल नहीं है, कोई भी अनकाउंटेबल है ही नहीं, तो इसको लगा दो। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा बहुत, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। और द लिटिल का मतलब है जितना है वो सब। गेम को समझो, गेम को समझो बहुत ध्यान से, फिर से बता रहा हूं। पहला वाला जो लिटिल है जिसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा, उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज अनकाउंटेबल, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो ना के बराबर, एकदम शून्य कह लो, हम उसके लिए लिटिल लगाएंगे। आ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है। और द लिटिल का मतलब जितना है वो पूरा का पूरा। जैसे मान लीजिए एक आदमी कहीं पर रह रहा है और उसके यहां कुछ रिश्तेदार आ गए, ठीक है, कुछ रिश्तेदार आ गए। अब रिश्तेदार ने कहा भैया चाय पिलाइए, उन्होंने कहा ठीक है पिलाते हैं, लेकिन घर में दूध नहीं था, पड़ोसी के यहाँ गए दूध लेने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा भैया ठीक है रुकिए लेकर आते हैं। ये लेके गया था गिलास, लेकिन बंदे ने आधा चम्मच दूध दिया बस आधा चम्मच, ना के बराबर ही तो हुआ, आधा चम्मच बस। आधा चम्मच से भाई साहब एक चम्मच चाय भी नहीं बनेगी। आप बताओ, आधा चम्मच दूध से एक चम्मच भी चाय बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि गर्म करते करते सूख जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो दूध उसने दिया, अगर उसने आधा चम्मच दूध दिया, कहा भैया बस इतना ही बचा है, और वो झूठ बोला था, तो इसका मतलब उसने कितना मिल्क दिया? लिटिल मिल्क उसने दिया। ये चला आया, अगले दिन फिर रिश्तेदार दोबारा गया, उसने सोचा यार पिछली बार मैंने नहीं दिया था, चलो आज दे देते हैं। तो उसके पास भगोने भर दूध रखा था, उसमें से आधा गिलास या एक गिलास दूध निकाल के दे दिया। आधा एक गिलास जो दूध निकाल के दिया, तो कितना मिल्क दिया? आ लिटिल मिल्क ही गेव टू हिम। आ लिटिल मिल्क, क्यों? क्योंकि कुछ तो दिया, थोड़ा बहुत तो दिया ना, यही तो बोला मैंने, थोड़ा बहुत तो दिया ना। और फिर तीसरे दिन पहुंचा, उसने देखा भैया रिश्तेदार आ गया, दूध दे दीजिए। तो उसके पास दूध जो रखा था वो भगोने में एक गिलास या दो गिलास कुछ भी था, उसने कहा भैया 4 लोग आए, थोड़ा दूध ज्यादा लगेगा, दे दीजिएगा ना भैया। वो पहुंचा, पूरा भगोना, जितना भगोने में था पूरा का पूरा उठा के दे दिया। भगोने में 1 गिलास था, 2 गिलास था, 10 गिलास था, जितना खरीदा था पूरा था या आधा था, उससे कोई लेना देना नहीं, जितना है पूरा पास कर दिया। उस केस में हम लगाते हैं, अब इनको एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे। आई हैव डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आप बताओ यहां पे क्या आएगा? ये आपके सामने 3 सेंटेंस है, हमें इन तीनों सेंटेंसेस के लिए फिल करना है कि इसमें कौन सा है। चलो दिमाग लगाओ, आंसर करो। आई हैव डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इस लाइन को पढ़ने से हमें क्या लग रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज है। अब उस थोड़ा नॉलेज में मैंने कोई पैरामीटर नहीं लगाया कि कितना नॉलेज है थोड़ा में, बस मेरे पास नॉलेज थोड़ा है, तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। भाई मेरे को कंप्यूटर खोलना बंद करना भी आता है तो आ गया, कुछ भी तो आता है ना, फेसबुक चला लेता हूं कंप्यूटर पे, काफी है। तो ये हमारा पॉजिटिव है। सबसे नीचे वाले में क्या है? ही हैज डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट सिलेक्टेड। अब आपने यहां पे कह दिया कि ही वाज नॉट सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब उसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तभी तो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बीच वाला सेंटेंस, डैश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आई हैव इज नॉट एनफ। अब यहां पे कह रहा है कि वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो आई हैव मेरे पास है इज नॉट एनफ, वो पर्याप्त नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो मेरे पास है। तो मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज अगर इतना भी है ना, तो ये पूरा नॉलेज इज नॉट एनफ फॉर मी। इतना है कंप्यूटर का नॉलेज, तो दिस कंप्यूटर का पूरा नॉलेज इज नॉट एनफ फॉर मी। इतना है, नॉट एनफ फॉर मी। जितना भी है वो पूरा नॉट एनफ फॉर मी, तो इसका मतलब है कि वो अपना नॉलेज पूरा, उसका अपना पूरा नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं कह रहा, उसका अपना कंप्यूटर का पूरा नॉलेज वो एनफ नहीं है उसके लिए। तो ये बीच वाले में द लिटिल आएगा। गेम समझो, द लिटिल का मतलब ये नहीं, द लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर का पूरा नॉलेज। द लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आई हैव, यानी वो कंप्यूटर का नॉलेज जो मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है, मतलब मेरे पास कंप्यूटर का जितना भी नॉलेज है वो उसकी बात किया उसने, वो पूरा नॉलेज इज नॉट एनफ फॉर दिस जॉब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिफरेंस होता है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में। एग्जाम में इन्हीं को इधर उधर करके पूछा जाएगा। तो ये हमने देखा यहां पर लिटिल के केस में।
एक और शब्द होता है लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुना होगा आपने, है ना। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जैसे आप लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल का मतलब थोड़ी गर्ल थोड़ी ना होती है, लिटिल गर्ल का मतलब होती है छोटी लड़की, तो लिटिल का मतलब छोटी भी होती है, बाकी यहां पर लिटिल लिटिल द लिटिल मैंने आपको समझा दिया। ये डिफरेंस होता है इन तीनों में दोस्तों, गॉट इट। जो गेम है, जैसे आप लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल का मतलब थोड़ी गर्ल थोड़ी ना होती है, लिटिल गर्ल का मतलब होती है छोटी लड़की, तो लिटिल का मतलब छोटी भी होती है, बाकी यहां पर लिटिल लिटिल द लिटिल मैंने आपको समझा दिया। ये डिफरेंस होता है इन तीनों में दोस्तों, गॉट इट। जो गेम आपके लिटिल का है, सेम गेम फ्यू आफ्यू दाफ्यू का है, जिसको आप खुद से बनाओगे। इन तीनों की सिमिलरिटी है, ये तीनों हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे। ये आपका नेगेटिव है बिल्कुल वैसा ही, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका है जितना है सब, जितना है सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने लिटिल लिटिल दा लिटिल किया, इन द सेम वे फ्यू आफ्यू दाफ्यू होता है। ये वाला आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। जहां पे हमने मिल्क डाला है, नॉलेज डाला है, नॉलेज से यहाँ पे बॉय डाल देना, सेंटेंस कुछ अलग बना लेना, गर्ल डाल देना, टीचर डाल देना, पेन डाल देना, जो मर्जी डाल देना, ठीक है। तो ये वाला सेम लॉजिक है, इसलिए यहाँ पे नहीं बताएंगे। आज का अंतिम लास्ट ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, यहां पे कहते हैं मच, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, ये आपका लिटिल द लिटिल मैंने आपको खुद से बनाओगे। इन तीनों की सिमिलरिटी है, ये तीनों हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे। ये आपका नेगेटिव है बिल्कुल वैसा ही, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका है जितना है सब, जितना है सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने लिटिल लिटिल दा लिटिल किया, इन द सेम वे फ्यू आफ्यू दाफ्यू होता है। ये वाला आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। जहां पे हमने मिल्क डाला है, नॉलेज डाला है, नॉलेज से यहाँ पे बॉय डाल देना, सेंटेंस कुछ अलग बना लेना, गर्ल डाल देना, टीचर डाल देना, पेन डाल देना, जो मर्जी डाल देना, ठीक है। तो ये वाला सेम लॉजिक है, इसलिए यहाँ पे नहीं बताएंगे। आज का अंतिम लास्ट ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, जहां पे कहते हैं मच, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाइए, और मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाइए, ठीक। जैसे आप मच वाटर कहोगे, मच वाटर कहोगे, लेकिन कभी भी मच बॉय नहीं कह सकते, क्योंकि बॉय के लिए आपको मेनी लिखना पड़ता है, मेनी बॉयज, यानी प्लूरल नाउन है तो मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन है तो मच। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ये दोनों कभी नहीं आते, ठीक है। जो सिंगुलर नाउन लिया है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, जो प्लूरल नाउन लिया है वो प्लूरल वर्ब लेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। मेनी शब्द जो है वो ऐसा भी होता है, आ ग्रेट, जैसे आप मच वाटर कहोगे, लेकिन कभी भी मच बॉय नहीं कह सकते, क्योंकि बॉय के लिए आपको मेनी लिखना पड़ता है, मेनी बॉयज, यानी प्लूरल नाउन है तो मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन है तो मच। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ये दोनों कभी नहीं आते, ठीक है। जो सिंगुलर नाउन लिया है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, जो प्लूरल नाउन लिया है वो प्लूरल वर्ब लेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। मेनी शब्द जो है वो ऐसा भी होता है, आ ग्रेट मेनी भी लिख के आ सकता है, आ गुड मेनी भी लिख के आ सकता है। आप ध्यान से देखो, यहां पर ये नाउन मेनी के डायरेक्ट बात था, तो मेनी की वजह से ये प्लूरल हो गया। यहां भी तो मेनी के डायरेक्ट बात आएगा, यहां भी प्लूरल हो जाएगा, यहां भी मेनी के डायरेक्ट बात आएगा तो यहां भी प्लूरल हो जाएगा। अर्थात चाहे मेनी प्लस नाउन हो, चाहे अ ग्रेट मेनी प्लस नाउन हो, चाहे अ गुड मेनी प्लस नाउन हो, तीनों का सेम मतलब है, तीनों के साथ प्लूरल नाउन आएगा और तीनों के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सब कुछ प्लूरल होगा, क्योंकि ये तीनों ने अपने मेनी के बाद ही नाउन को लगवाया, ठीक। एक कहानी और बनती है, और वो है मेनी के साथ आर्टिकल ए या एन लगा के नाउन। अब नाउन ए एन के बाद हो गया ना, मेनी से तो सट नहीं पाया, तो ए एन के बाद हो गया, तो यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाएगा, जैसे मेनी, और अगर आपने आ लिखा तो बॉय लिखना है, और वर्ब अब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। आप एन लिखो अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन में वोवेल साउंड के लिए, मेनी एन ELEPHANT, मेनी एलिफेंट, समझ गए। मेनी आ एन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब काउंटेबल में ही होगा, और केवल मेनी है, अ ग्रेट मेनी है, अ गुड मेनी है, तो सब कुछ प्लूरल ही रहेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज के क्लास हम यही पर एंड करेंगे। पॉइंट्स अभी बहुत सारे हैं, लेकिन हम कल कवर कर देंगे पूरा, आप लोग को केवल यहां तक रखना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर, उम्मीद करता हूं मजा आया। एडजेक्टिव्स के स्पेशल केसेस आज आप लोगों ने पढ़े, और उम्मीद करता हूं ये स्पेशल केसेस डिफरेंसेस वाले आपको काफी कुछ सिखाए होंगे आज, है ना दोस्तों। ठीक था, ओके डन, चलो बस करते हैं।